हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। हमने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट और प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दो टॉपिक हमारे हो चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मूल अधिकार। क्या है? फंडामेंटल राइट। तो देखिए फंडामेंटल राइट क्या है, यानी कि हमें मूल अधिकार क्यों पढ़ने हैं, इनका पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो हमारा पहला उद्देश्य तो यही है कि हमें अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए इनको पढ़ना है, लेकिन जो दूसरा मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है कि हमें हमारे मूल अधिकारों का पता होना चाहिए कि हमारे मूल अधिकार क्या है। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमारे मूल अधिकार क्या है। तो हमारे जो मूल अधिकार हैं ये संविधान के भाग, हम क्या पढ़ रहे हैं? संविधान के भाग 3 को पढ़ रहे हैं। कौन सा भाग पढ़ रहे हैं हम? संविधान का भाग 3। और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद कहां से? अनुच्छेद 12 से कहां तक? 35 तक हम क्या पढ़ते हैं? मूल अधिकार पढ़ते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक हम क्या पढ़ते हैं? मूल अधिकार पढ़ते हैं। और जो ये भाग 3 है, ये जो भाग 3 है संविधान का, इसको क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा। आपसे पूछा भी जा सकता है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो कौन से भाग को कहा गया है? भाग 3 को। अच्छा, देखिए हमें मूल अधिकार क्यों, यानी कि विशेष क्यों है ये? तो देखिए ये है कि हमें एक तो समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को क्या करते हैं? समाहित किया गया है। इनमें क्या किया गया है? समाहित किया गया है। नेक्स्ट जो है, यानी कि हमें मूल अधिकार क्यों पढ़ने चाहिए? तो यानी कि ये व्यक्तियों के क्या करते हैं? चहुमुखी विकास। कौन सा विकास? चहुमुखी विकास। व्यक्ति का चहुमुखी विकास। चहुमुखी विकास का आशय क्या है? यानी कि कोई व्यक्ति है, उसका चहुमुखी अगर हमें विकास करना है तो उसका देखो आध्यात्मिक आधार पर विकास होना चाहिए, आध्यात्मिक, और उसका बौद्धिक विकास होना चाहिए। यानी आध्यात्मिक विकास का मतलब क्या है? कि अध्यात्म के आधार पर, यानी कि उसकी जो आत्मिक चेतना है उसके आधार पर। ठीक है ना। दूसरा है भौतिक आधार पर। कौन सा है? भौतिक आधार पर। और एक है उसका नैतिक आधार पर। ये क्या होंगे? उसके चहुमुखी विकास होंगे। हाँ, हमें उनको ध्यान में रखना है। यानी कि जब हम मूल अधिकार बना रहे हैं, जब हम मूल अधिकारों का निर्माण कर रहे हैं, तो हमें इन सभी चीजों का ध्यान रखना होगा जिससे हम एक व्यक्ति का क्या कर सकें? उसका चहुमुखी विकास कर सकते हैं। तो हमें इन सब की क्या होती है? आवश्यकता होती है, आध्यात्मिक, बौद्धिक, नैतिक और भौतिक। देखिए मूल अधिकार कितने हैं हमारे? मूल अधिकार कितने हैं? 7 हैं। कितने हैं? 7 प्रकार के। कौन कौन सा है? एक तो है आपका समानता का अधिकार। ये कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। यह है आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक आर्टिकल। ठीक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह है आपका 23, आर्टिकल 23 और 24। ठीक है भाई। फिर है आपका धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता।
क्या है, चौथा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि धर्म की क्या होगी, स्वतंत्रता। और ये है आपका 25 से, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। कहां तक है, आर्टिकल 25 से 28 तक, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता हो गई। फिर आपके संस्कृति, कौन सा है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी, संस्कृति और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता, ये आपका है 29, आर्टिकल 29 और 30, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, छठवां है आपका संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये है आपका आर्टिकल 31, ठीक है भाई। और सातवां है आपका संवैधानिक, संविधानिक उपचार, सातवां कौन सा है, संवैधानिक उपचार, और ये दिया गया है आपका आर्टिकल 32, ठीक है। ये जो हमें 7 जो मूल अधिकार दिए गए हैं, ये 7 जो मूल अधिकार हैं, ये हमारे मूल संविधान में दिए गए थे, यानी कि जो हमारा संविधान तब लागू हुआ था तब तक थे, कब तक, 1978 तक हमारे 7 अधिकार हुआ करते थे। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि अब हमारे वर्तमान में 6 मूल अधिकार रह गए, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है, कौन सा वाला, जो ये संपत्ति का अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है। ये 7 मूल अधिकार हो गए, और जो संपत्ति का जो अधिकार है इसको हटा दिया गया, और संपत्ति के जो अधिकार को हटाया गया, यानी कि जो छठवां जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, 44वां संशोधन किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया। ये कब किया गया था, 1978 में। और ये तब पहले क्या हुआ करता था, हमारा मूल अधिकार हुआ करता था। इस संशोधन के बाद ये क्या कर दिया गया, इसको अनुच्छेद कहां पर, 300 के का में रख दिया, ठीक है। और अब इसको क्या कर दिया, विधि का अधिकार, क्या कर दिया, विधि का अधिकार, यानी कि अब इसको कानूनी संरक्षण दे दिया गया। अब अगर हमें संपत्ति के ऊपर अगर कुछ भी करना है तो अब वो क्या होगा, एक कानूनी अधिकार होगा, ना कि क्या होगा, वो हमारा मूल अधिकार। तो अब जो वर्तमान में जो हमारे मूल अधिकार हैं वो कितने हैं, मूल अधिकार हमारे 6 हैं। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। तो अब जो हम मूल अधिकार पढ़ेंगे वो अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर के 12 से 35, ठीक है भाई। हम सबसे पहले जो अनुच्छेद पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अनुच्छेद 12। क्या पढ़ते हैं, अनुच्छेद 12। इस 12 में क्या कहा गया है कि यानी कि राज्य की परिभाषा, राज्य की क्या होगी, परिभाषा होगी। अच्छा, राज्य किसे कहा जाएगा, राज्य उसे कहेंगे जो क्या कर रहा होगा, विधायी या फिर कार्यकारी कैसे कर रहे होंगे, कार्य कर रहे होंगे। तो एक तो क्या होगी, हमारी सरकार होगी, ठीक है भाई, और एक होगी हमारी संसद होगी, ठीक है। दूसरा, कोई भी निजी इकाई, यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 12 की जो परिभाषा दी है वो कहा है, यानी कोई भी निजी इकाई, कोई भी निजी इकाई बतौर क्या कर रही हो, राज्य सरकार की तरह विधायी कार्य कर रही हो, तो वो भी क्या कहलाएगी, सरकार ही, यानी कि उसकी वो भी किसके अंतर्गत आएगी, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। चाहे वो क्या हो, राज्य विधानमंडल हो, चाहे वो विधायी अंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, उन सबको प्रभावित करने वाली जितनी भी बॉडीज होंगी वो सब क्या होंगी, अनुच्छेद 12 के आधार पर किस में आएंगी, राज्य की परिभाषा में, यानी कि वो क्या होंगी, स्टेट की क्या करेंगे, डेफिनेशन देंगी, वो राज्य की परिभाषा होगी। तो अब हम जो अगला अनुच्छेद देखते हैं वो है हमारा अनुच्छेद 13। अगला अनुच्छेद हमारा क्या है, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, देखो इसको ध्यान से समझना है आपको। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है कि यानी कि कोई भी कानून, कोई भी कानून
अध्यादेश, विधि, नियम, विनियम या फिर आपका एक्ट। ठीक है, एक्ट हो गया। अगर कोई भी आता है और इनको लाया जाता है, ठीक है भाई, ये आगे इनका ये क्या कर रहे हो, हमारे फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकारों का क्या करते हो, अल्पीकरण, अल्पीकरण या फिर हनन, क्या करते हो, हनन करते हो। तो जहां तक ये हमारे मूल अधिकारों को क्या करेंगे, अल्पीकरण कर रहे होंगे, ये वहां तक क्या होंगे, अमान्य होंगे। जहां तक हम अल्पीकरण करेंगे वहां तक क्या होंगे, ये अमान्य होंगे। क्या होंगे, अमान्य। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, यानी अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर हमारे मूल अधिकारों का किसी भी विधेयक, कानून, अध्यादेश, एक्ट के आधार पर अगर उनको कम किया जाता है या फिर उनमें कुछ कमी की जाती है, यानी कि वो उनका क्या कर रहे हो, अल्पीकरण कर रहे हो या फिर उनका हनन कर रहे हो, तो मूल अधिकार का जहां तक हनन होगा, ये लाए गए अध्यादेश, विधि, कानून, नियम या एक्ट वहां तक क्या होंगे, अमान्य होंगे। क्या होंगे, वहां तक अमान्य होंगे। तो हमारे इन दो अनुच्छेदों का इस तरह से समझ के रखना होगा। मूल अधिकारों में अनुच्छेद 12 क्या कहता है, यानी कि राज्य की परिभाषा बताता है। तो राज्य क्या होगा, तो राज्य को उसमें परिभाषा दी गई है कि राज्य इसको कहा जाएगा। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि कोई भी कानून या अध्यादेश, विधि, नियम, विनिमय या फिर एक्ट, विनियम या फिर एक्ट अगर लाया जाता है और वो हमारे मूल अधिकारों क्या करता हो, हनन करता हो या फिर अल्पीकरण करता हो, तो ये वहां तक क्या होंगे, अमान्य होंगे। तो अब जो हमारा अनुच्छेद स्टार्ट होते हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, ठीक है भाई, जो हमारे मूल अधिकार हैं जो हमें दिए गए हैं, वो अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होते हैं। तो पहला जो हमारा अनुच्छेद है वो समानता का अधिकार है। क्या है, समानता का अधिकार। और ये जो दिए गए हैं, ये दिए गए हैं 14 से लेकर के 18 तक। समानता का अधिकार, पहला हम अपना अधिकार पढ़ रहे हैं, समानता का अधिकार, और ये दिया गया है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। ठीक है, जो इसका पहला है वो है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता का अधिकार। क्या लिखते हैं, समता का अधिकार। क्या होगा, समता का अधिकार होगा। और ये कौन सा है, अनुच्छेद 14 है। किसमें कहा गया है, ये अनुच्छेद 14 में कहा गया। और अनुच्छेद 14 क्या कहता है, यानी कि विधि के समान संरक्षण या फिर विधि के समक्ष समानता। क्या कहता है ये, विधि के समान संरक्षण या फिर विधि के समक्ष समानता। ठीक है, ये जो लिया गया है, ये लिया गया है आपका कहां से, ब्रिटेन से, और ये लिया गया है आपका अमेरिका से। जो हमने लिया हुआ है वो अमेरिका का ही लिया हुआ है। हम क्या कहते हैं, यानी कि विधि के समान विधि के समान क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। यानी जितना कानून है उसी के आधार पर ही उसको संरक्षण दिया जाना चाहिए। अमीरी गरीबी का फर्क नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी अमीर व्यक्ति के लिए हमने कुछ और विधि बना रखी हो और किसी गरीब के लिए हमने कोई और विधि बना रखी हो। तो हमें इन्हीं को ही समझना है। यानी कि ये तो होगी आपकी नेगेटिव होती है, ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, लेकिन जब हम विधि के समान संरक्षण पढ़ते हैं तो एक अपवाद आता है। क्या आता है, अपवाद आता है। और वो अपवाद क्या है, अपवाद नहीं कह सकते हम इसको, विशेष वो कह सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद हम जब पढ़ते हैं, अनुच्छेद 361 पढ़ते हैं, और अनुच्छेद 361 क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को, राष्ट्रपति या राज्यपाल को, राज्यपाल को जो अपने कार्यकाल, उनके कार्यकाल के दौरान, क्या कह रहा है वो, उनके कार्यकाल के दौरान
भाई जब ये अपने कार्यकाल में हैं, यानी कि जब ये अपने पद पर हैं, तो इसके दौरान इन्होंने या तो कोई क्या दिया हो, भाषण दिया हो, या फिर इन्होंने जो कार्य किए हैं उन कार्यों पर अगर इनके ऊपर कोई केस किया जाता है तो ये उनके क्या नहीं होंगे, जवाबदेह, या फिर उनके लिए दोषी नहीं ठहराए जा सकते हैं। ठीक है भाई। अब मैं ये नहीं कह रहा, मतलब जवाबदेही को आप ये नहीं समझ सकते कि इन्होंने कोई ऐसा काम किया और मीडिया जाकर के इनसे सवाल पूछ रही है तो वो जवाब इनसे ले सकते हैं, लेकिन दोष के आधार पर अगर आप इनको सिद्ध करना चाहो कि इनको दोषी ठहराया जाए और हमें जवाब दिया जाए कि आपने ऐसा दोष क्यों किया है, तो ये दोषी नहीं ठहराए जा सकते हैं इनके कार्यकाल के दौरान। जो इन्होंने अपने भाषण दिए या फिर जो उन्होंने कार्य किए हैं, ये उनके लिए क्या नहीं होंगे, दोषी नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अनुच्छेद 14 हो गया। और ये इसमें क्या है, 361 है, यानी कि यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को उन्होंने ऐसा काम कर दिया, उनको सजा नहीं दी गई, और मैंने ऐसा काम कर दिया तो मुझे सजा दे दी गई। तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको 361 के आधार पर क्या दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। तो हम अपने आप को राष्ट्रपति जी से कंपेयर नहीं करवा सकते हैं कि भाई राष्ट्रपति को तो आपने सजा नहीं दी और हमें सजा दे रहे हो, है ना, जबकि अपराध दोनों ने बराबर किया है। अब दूसरा है स्वतंत्र नहीं, दूसरा है अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 15 क्या कहता है, विभेद के आधार पर। क्या कह रहा है वो, विभेद के आधार पर, यानी कि अब हम किसी के साथ क्या नहीं करेंगे, भेदभाव। क्या नहीं करेंगे, भेदभाव। तो ये जो अनुच्छेद 15 कहता है वो कहता है कि हम, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, नागरिकों को मूलवंश केवल, एक शब्द और है, शब्दों पर विशेष ध्यान है, नागरिकों को केवल मूलवंश, जाति, लिंग, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर विभेद के आधार पर विभेद नहीं। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है और कोई नागरिक है, हम उसको केवल उसके मूलवंश, जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान के आधार पर क्या नहीं करेंगे, विभेद नहीं करेंगे। विभेद को समझना है और केवल को समझना है। आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि अनुच्छेद 15 अगर केवल दे रखा, यानी कि केवल इनके आधार पर ही विभेद नहीं होगा, बाकी का और के आधार पर विभेद किया जा सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है कंप्लीटली कि हम केवल इनके आधार पर ही किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, अन्य के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। अच्छा देखो, अनुच्छेद 15 में एक और चीज कहा गया है, मैं वो आपको बता देता हूं। अनुच्छेद 15 काफी बहुत विस्तार है उसका, अगर हम इनको बहुत विस्तार में पढ़ने लगे तो काफी समय चाहिए हमको मूल अधिकार पढ़ने के लिए, लेकिन फिर मैं बता देता हूं कि अनुच्छेद 15 का जो 4 है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर जोड़ा गया था, वो कहता है कि, वो क्या कहता है, यानी कि अगर हमें राज्य प्रयास करेगा, क्या करेगा, राज्य प्रयास करेगा महिलाओं और पिछड़े वर्गों या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए शैक्षणिक आधार पर कुछ छूट उपलब्ध करवाना, उनकी जो शुल्क है उसमें छूट उपलब्ध करवाना। देखो, इसके आधार पर मद्रास केस हुआ है ना, मद्रास केस में बहुत बड़े मामले हुए, और तो चमकम देराई जी मामला हुआ, चमकम देराई जी राजन का मामला हुआ 1991 में, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आता है। तो ये बहुत सारे, हम किसी दिन इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जितने भी एक्ट हुए हैं उन एक्टों के आधार पर कि क्या क्या ये एक्ट हुए थे। तो लोक नियोजन के अवसर में देखो, मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, पहले हम मूल अधिकारों को एक
छोटे से आधार पर समझ लेते हैं मूल अधिकार क्या है ना। फिर उसके आधार पर हम जब इनको समझ लेंगे, फिर इनके आधार पर इनका विवरण चित्रण जब हमारे सामने होगा तब हमें और भी अच्छे समझ में आएंगे। अगर हम अभी इनको इतना विवरण से लेकर के चले तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम इनको क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि क्या है। तो लोक नियोजन के अवसर से मतलब क्या है, यानी कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर, यानी कि कोई भी पद है, कोई भी पद जो कहां पर है, राज्य के अधीन कोई भी पद है, उस पद के आधार पर नागरिकों के साथ क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं होगा, अवसर की समानता होगी। क्या होगी, अवसर क्या होगा, समान होगा। ठीक है, ये क्या कहता है कि अनुच्छेद 16 कहता है। तो ये क्या, इसने फिर एक और, जब ये लोक नियोजन आया तो कोई भी पद है उसमें क्या होगी, अवसर की समानता होगी। अब जब अवसर की समानता है सभी नागरिकों के लिए, और कहां कहता है हमारा अनुच्छेद 15 भी कहता है, क्या कह रहा है कि हम किसी व्यक्ति के साथ मूल वंश जाति लिंग के आधार पर क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 14 भी कह रहा है, क्या कह रहा है कि हम व्यक्ति के साथ विधि के आधार पर क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो फिर लोक नियोजन में जब ये बात आई तो सरकारें देखिए प्रयास कर रही हैं, टीपीएसपी में क्या कहा गया कि राज्य प्रयास करेगा नागरिकों के बढ़ावे के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट जो है उनके लिए भी क्या करेगा, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी क्या करेगा, क्या करेगी सरकार, राज्य प्रयास करेगा। ठीक है ना। तो राज्य जब प्रयास करता है तो मूल अधिकार आड़े आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, मूल अधिकार। व्यक्ति इनको लेकर के अनुच्छेद 32 के तहत कहां पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट तो उनका संरक्षण करेगा। जब उनको संरक्षण करेगा तो फिर क्या किया गया, एक आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया, मंडल आयोग बनाया गया। मंडल आयोग बना, और ये मंडल जो बना था ये बीडी मंडल थे, उनकी सिफारिश पर बना था। और ये कब बना था, 1979 में। ये किसको लेकर के बनाया गया था, पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। ठीक है, आरक्षण को लेकर के बनाया गया था। जब ये बना दिया गया तो इसने अपनी रिपोर्ट जो पेश की वो की थी 1980 में, 1980 में। कब की थी, 1980 में की थी। और इसने क्या कहा कि अनुच्छेद 340 के तहत, इसने क्या कहा, अनुच्छेद 340 के तहत जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्गों के लोग जो हैं, यानी कि ओबीसी, पिछड़े वर्गों के जो लोग हैं उनको एजुकेशन, ठीक है भाई, एजुकेशन और सामाजिक, ठीक है, सोशियलिस्ट, उनकी क्या की जानी चाहिए, जांच करके उनकी प्रोग्रेस की जानी चाहिए, उनकी क्या की जानी चाहिए, उन्नति की जानी चाहिए। यानी कि आपसे पूछ ले कि मंडल आयोग ने किन दो सिफारिशों की बात की, तो उनकी एक तो एजुकेशनल को सुधारना है और उनका एक सामाजिक सुधार करना है, उनका शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान करना है। पिछड़े वर्गों के लिए किया गया था और कहां पर किया गया, अनुच्छेद 340 के आधार पर। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बीडी। और ये किन के कार्यकाल में आया था, देखो इस समय पर किसकी सरकार है, मोरारजी देसाई की। किसकी सरकार है, मोरारजी, ठीक है, किसकी सरकार है, मोरारजी देसाई की सरकार है। देखो यहां से आगे हम नेक्स्ट अनुच्छेद 17, ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 18 फिर उपाधियों का अंत, और अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। तो ये हमारा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम और कल से स्टार्ट करेंगे। कल हम और भी इनको ठीक ढंग से एक बार समराइज कर लेंगे। नहीं तो अगर आपको समराइज की जरूरत नहीं है तो आप क्लास को 2 बार देख लेना, समझ में अच्छे से आ जाएगा।